जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक तरफ आपके घर के ड्राइंग रूम में दो पड़ोसियों के बीच एक बहुत ही नाजुक और ऐतिहासिक शांति वार्ता चल रही है। पूरा मोहल्ला इस उम्मीद में है कि शायद कोई बड़ा युद्ध टल जाए, और ठीक उसी वक्त कोई बालकनी में खड़ा होकर दूसरे पड़ोसियों को जोर जोर से गालियां दे रहा है, उन्हें धमकियां दे रहा है। हाँ, मतलब ये दृश्य सुनने में जितना अजीब और हास्यास्पद लगता है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर ठीक वैसा ही कुछ 9 अप्रैल 2026 के आसपास घटा है। बिल्कुल, और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही घटना है। इस गहराई में उतरने से पहले हमारे पास जो स्रोत है उसका जिक्र कर लेते हैं। जी, हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषणात्मक लेख है जिसका शीर्षक है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ्स स्टेटमेंट ऑन इंडिया एंड इजराइल एन इंडियन पर्सपेक्टिव। ये लेख इस पूरी घटना की सतह से बहुत नीचे जाकर इसकी पड़ताल करता है। और यहाँ एक बुनियादी बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज की हमारी इस चर्चा में पाकिस्तान, इजराइल और भारत से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील और उग्र बयान शामिल हैं। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य किसी भी देश, विचारधारा या पक्ष का समर्थन करना या उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हमारा एकमात्र मिशन है स्रोत सामग्री में मौजूद तथ्यों और नजरियों को पूरी तरह से तटस्थ भाव से सामने रखना। सही बात है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि जब कोई देश अचानक ऐसा उग्र व्यवहार करता है तो उसके पीछे की असली कूटनीति या अंदरूनी मजबूरियां क्या होती हैं। तो चलिए सीधे उस बयान पर आते हैं जिसने भू राजनीति में इतनी हलचल मचा दी। विश्लेषण बताता है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर सीधा बोल दिया। उन्होंने भारत और इजराइल को मुस्लिम दुनिया का सच्चा और शाश्वत दुश्मन घोषित कर दिया। और बात सिर्फ संसद के भाषण तक नहीं रुकी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उग्र हिस्सा वो पोस्ट था जो ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया था। अरे हाँ, वो डिलीट किया हुआ पोस्ट। बिल्कुल। हालांकि उसे बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन उस पोस्ट की भाषा किसी भी कूटनीतिक मानदंड से बहुत परे थी। उन्होंने इजराइल को एक कैंसर युक्त राज्य कह दिया, उस पर गाजा, ईरान और लेबनान में नरसंहार आरोप लगाया। और सबसे गंभीर बात ये थी कि उस पोस्ट में यूरोपीय यहूदियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिक टिप्पणियां की गई थी। जाहिर सी बात है, इस तरह की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी आनी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने तुरंत इसे अपमानजनक करार दिया। हाँ, और इजराइल के विदेश मंत्री गिरॉन सार ने तो इसे एक कदम आगे बढ़कर रक्त पिपासु यहूदी विरोधी बयान कह दिया। मतलब सीधे तौर पे? हाँ, उनके अनुसार ये सीधे तौर पर इजराइल के विनाश का आह्वान था। कूटनीतिक भाषा में इसे ही रेड लाइन पार करना कहते हैं। और यहीं पर वो बालकनी वाला विरोधाभास सामने आता जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। इस पूरी घटना की टाइमिंग देखिए, दिमाग चकरा जाता है। वही तो इस पूरी घटना की सबसे बड़ी पहेली है। जिस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यहूदी विरोधी और भारत विरोधी जहर उगल रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम वार्ता की मेजबानी करने वाला था। बिल्कुल। एक तरफ आप दुनिया के सामने खुद को एक जिम्मेदार मध्यस्थ और शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका अपना रक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगती है। देखिए, सतह से देखने पर यह निश्चित रूप से एक भूल लगती है, लेकिन जब दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा। भारतीय दृष्टिकोण से ये कोई अचानक हुई गलती नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी डिफ्लेक्शन यानी ध्यान भटाने की क्लासिक रणनीति है। डिफ्लेक्शन मतलब घर की आग से ध्यान हटाना? बिल्कुल। जब किसी सत्ता के हाथ से देश के अंदरूनी हालात बेकाबू होने लगते हैं तो वो जानबूझकर बाहरी दुश्मनों का एक विशाल हौवा खड़ा कर देती है ताकि जनता का सारा ध्यान सरहद पार चला जाए। तो अगर हम इस डिफ्लेक्शन के पीछे की सच्चाई को समझें तो पाकिस्तान के भीतर अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसे छिपाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा गया? अंदरूनी संकट इस समय कई मोर्चों पर एक साथ फूट रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सुरक्षा का मोर्चा लें तो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान फिर से सिर उठा रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं वहाँ। हाँ, इसके साथ ही संसाधनों से भरपूर बलूचिस्तान प्रांत में बलोच विद्रोह एकदम चरम पर है, जो अनियंत्रित होता जा रहा है। और अर्थव्यवस्था का हाल तो शायद उससे भी बुरा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज पर निर्भर हो चुकी है। और जब कोई देश IMF की शर्तों के अधीन होता है तो उसे जनता को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करनी पड़ती है, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं।
जिससे महंगाई आसमान छूने लगती है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जब जनता रोटी और रोजगार के लिए परेशान है तो शासक वर्ग क्या करेगा? वो जायोनी हिंदू धुरी के रूप में एक ऐसा दुश्मन गढ़ने की कोशिश करेगा जो उनके अस्तित्व को मिटाना चाहता है। डर हमेशा तर्क पर भारी पड़ता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मैं सोच रहा था कि ठीक है, उम्मा यानी वैश्विक मुस्लिम समुदाय को खतरे में बताकर एकजुट करने का नारा देना एक बहुत पुराना राजनीतिक हथियार है। दशकों पुरानी स्क्रिप्ट है। हाँ, कश्मीर के नाम पर डर बेचना भी पुरानी बात है। लेकिन क्या आज के इस सूचना युग में, जहां हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, क्या ये पुरानी स्क्रिप्ट अभी भी काम करती है? मतलब क्या जनता इतनी आसानी से घरेलू समस्याओं से ध्यान हटा लेती है? स्रोत सामग्री इस पर बहुत गहराई से रोशनी डालती है और विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि यह रणनीति अब पहले की तरह कारगर नहीं रही है। हो सकता है घरेलू स्तर पर कुछ अतिवादियों को इससे शांत किया जा सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह केवल एक हताश नेतृत्व की निशानी बनकर रह गया है। मतलब कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा? नहीं। जब आपके पास दिखाने के लिए कोई आर्थिक या तकनीकी उपलब्धि नहीं होती तो आप बस नैरेटिव की लड़ाई में सबसे ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं। यह पाकिस्तान की अपनी रणनीतिक सुरक्षा का ही एक आईना है। सही बात है। और चूंकि ये पाकिस्तान ने इस बयान में भारत और इजराइल को एक साथ जोड़ा है, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि इन दोनों देशों के रिश्ते वास्तव में कैसे हैं। क्योंकि पाकिस्तान इसे एक साजिश के रूप में देखता है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत उस जीरो सम सोच से कोसों दूर है जिसमें पाकिस्तान जी रहा है। जीरो सम सोच मतलब अगर किसी एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान ही होगा? बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया को इसी चश्मे से देखता है। लेकिन अगर हम भारत और इजराइल के रिश्तों को देखें तो इनके बीच पूर्ण कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 1992 में हुई थी। और पिछले 3 दशकों में ये साझेदारी सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचाने तक सीमित नहीं रही है। ये बेहद व्यवहारिक और बहुआयामी हो चुकी है। अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो स्रोत सामग्री बताती है कि ये केवल हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है। यही इसका सबसे अहम पहलू है। बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या हेरॉन ड्रोन का विकास, ये सिर्फ एक तरफा व्यापार नहीं है, ये सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन का मामला है। और ये साझेदारी सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कृषि के क्षेत्र में इजराइल की ड्रिप सिंचाई तकनीक को ही ले लीजिए। इस तकनीक ने कम पानी वाले भारतीय क्षेत्रों में खेती की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। हाँ, और साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी साझा करने में भी दोनों देश बहुत करीब हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज के समय में इन दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार सालाना $10 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है। अरे वाह, $10 अरब। इस पूरी चर्चा में मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो स्रोत सामग्री में की गई एक तुलना है। एक तरफ भारत का विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नैरेटिव वॉरफेयर। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। जरा इसे समझिए। एक तरफ भारत इजराइल के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खेती में पानी बचाने के तरीकों पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सहयोगात्मक तकनीक को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहा है। जी। इजराइल ने तो कभी पाकिस्तान पर कोई सीधा दावा नहीं किया, लेकिन भारत और इजराइल के बीच कृषि या ड्रोन तकनीक का आदान प्रदान पाकिस्तान में खलबली मचा देता है। इसे कूटनीतिक भाषा में रणनीतिक पैरानोया या चरम असुरक्षा की भावना कहा जाता है। पैरानोया। हाँ। पाकिस्तान की पूरी विश्व दृष्टि बस इस एक बिंदु पर सिमट गई है कि भारत अगर वैश्विक पटल पर किसी के भी साथ संबंध मजबूत करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ रची गई साजिश ही होगी। जबकि सच्चाई ये है कि भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुगुट निरपेक्षता पर आधारित है। बिल्कुल। भारत के इजराइल के साथ गहरे संबंध होने का ये मतलब कतई नहीं है कि अरब देशों या मध्य पूर्व के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं। और यही वो तर्क है जो ख्वाजा आसिफ के उस दावे को पूरी तरह खोखला कर देता है जिसमें उन्होंने मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की बात कही थी। क्योंकि जिस मुस्लिम दुनिया का वे जिक्र कर रहे हैं वो तो अब बहुत बदल चुकी है। ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्लेषण स्पष्ट करता है कि मध्य पूर्व अब निरंतर जिहाद की विचारधारा से बहुत आगे निकल चुका है। अब उन्हें विकास चाहिए। हाँ, अब उनकी प्राथमिकता समृद्धि और आर्थिक विकास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम अकॉर्ड्स है, जिसके तहत अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए। बिल्कुल। इसके अलावा I2U2 समूह का उदय भी तो है, जिसे अक्सर पश्चिम एशिया को क्वाड कहा जाता है। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका एक साथ हैं। और इसके साथ ही IMEC
यानी भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी विशाल व्यापारिक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली खाड़ी देशों ने आज भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बहुत गहरा कर लिया है। उनका ध्यान अब पुरानी वैचारिक लड़ाइयों पर नहीं, बल्कि एआई, स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य के विकास पर है। तो ऐसे परिदृश्य में जब अरब देश खुद नई आर्थिक दिशा में बढ़ रहे हैं, रक्षा मंत्री का ये उग्र बयान पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक ब्लोबैक बन जाता है। मतलब ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के जो प्रमुख देश हैं, जो आज भारत के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, वे इस बयान को किस नज़र से देखते होंगे? वे इसे यकीनन एक अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना उपद्रव के रूप में देखते हैं। कोई भी निवेशक या आर्थिक शक्ति अस्थिरता को पसंद नहीं करती। सही बात है। और अनजाने में ही सही, पाकिस्तान का ये कदम भारत की छवि को एक जिम्मेदार और स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत कर देता है। दुनिया देख रही है कि एक देश अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गालियां दे रहा है, जबकि दूसरा देश यानी भारत बिना शोर मचाए अपनी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को और बड़ा बनाने में लगा है। तो अब इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। अगर पाकिस्तान जानबूझकर इस तरह की उग्र बयानबाजी कर रहा है, तो स्रोत सामग्री के अनुसार भारत को इस स्थिति में क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? क्योंकि वो बालकनी वाला पड़ोसी तो लगातार चिल्ला रहा है। अब भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। विश्लेषण भारत के लिए जो पहला कदम सुझाता है वो है सामरिक मौन या स्ट्रेटेजिक साइलेंस। सामरिक मौन? हम मतलब जब बालकनी में खड़ा व्यक्ति सड़क पर चिल्ला रहा हो, तो समझदारी इसी में है कि आप सड़क से उसे पलटकर जवाब न दें। विदेश मंत्रालय को बिंदु दर बिंदु खंडन करके एक प्रांतीय मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं देना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत चुपचाप बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मौन का मतलब निष्क्रियता नहीं है। भारत को बस दुनिया को पाकिस्तान के FATF इतिहास की याद दिलानी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बिल्कुल। जब ये संस्था किसी देश को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालती है, तो विदेशी निवेश आना बंद हो जाता है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध लगे हैं, बस उन्हें वैश्विक पटल पर सामने रखना ही काफी है। तथ्य खुद बयान की पोल खोल देते हैं। और अगर हम रक्षा साझेदारी की बात करें, वहां सलाह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी में तेजी लाई जाए। AI आधारित सिस्टम, ड्रोन स्वाम तकनीक और मिसाइल रक्षा प्रणालियों का सह उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके अलावा स्रोत में एक और बहुत धारदार रणनीति का जिक्र है, पाखंड को उजागर करना या एक्सपोजिंग हाइपोक्रेसी। हाँ, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का अहम हिस्सा है। डिजिटल माध्यमों से पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों को दुनिया के सामने लाना। जो देश खुद को उम्मा का रक्षक बताता है, उसका अपने ही देश में शियाओं, अहमदियों, हिंदुओं और बलोच नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव है, ये उजागर करना जरूरी है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब चीन में उइगर मुसलमानों की बात आती है, तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल। ये चयनात्मक आक्रोश उनकी सच्चाई बताने के लिए काफी है। और आंतरिक विकास की भी बात की गई है, जो शायद सबसे बड़ा हथियार है। जी, जम्मू कश्मीर में सीमा पर बाड़बंदी और विकास कार्यों को तेज करना। भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की GDP अपने आप में एक ऐसी दीवार है जिसे कोई खोखला बयान नहीं भेज सकता। यहाँ पर मैं एक बात को लेकर थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगा। स्रोत सामग्री में कहा गया है कि भारत को अब पाकिस्तान को एक बराबरी का वार्ताकार यानी इक्वल इंटरलॉक्यूटर मानने की पुरानी आदत छोड़ देनी चाहिए। इसके बजाय उसे सिर्फ एक प्रबंधनीय उपद्रव यानी मैनेजेबल न्यूसेंस की तरह देखना चाहिए। क्या ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा और शायद जोखिम भरा बदलाव नहीं है? क्या एक परमाणु संपन्न देश को महज एक उपद्रव मान लेना एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को नजरअंदाज करने जैसा नहीं है? मैं मानती हूँ कि ये एक विशाल पैराडाइम शिफ्ट है, लेकिन ये दशकों के कड़वे अनुभवों से पैदा हुआ है। इसका मतलब टाइम बॉम्ब को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उसे निष्क्रिय करने का तरीका बदलना है। कैसे? जब तक कोई देश आतंकवाद के ढांचे को नष्ट नहीं करता, तब तक उसके साथ बराबरी के वार्ताकार के रूप में बैठना, उसके उपद्रव को वैधता देना है। भारत ने तय कर लिया है कि वो अपनी कूटनीतिक ऊर्जा इसमें बर्बाद नहीं करेगा। मतलब सिर्फ उसे कंटेन करो, सीमाएं मजबूत करो और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। तो अरे इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें।
तो वो ये है कि प्रोपेगेंडा और ठोस नीति के बीच बहुत बड़ी खाई होती है। संसद में खड़े होकर ऊंची आवाज में भाषण देने से अंतर्राष्ट्रीय हैसियत नहीं बदल जाती। अंतर्राष्ट्रीय हैसियत इस बात से तय होती है कि आपकी अर्थव्यवस्था में कितना दम है और वैश्विक साझेदारियां करते समय आप कितने यथार्थवादी हैं। एकदम सही। अब जब हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो श्रोताओं को जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। जी। विश्लेषण में जिक्र है कि पाकिस्तान का सदाबहार समर्थक चीन भी अब इस्लामाबाद की इस निरंतर अस्थिरता से थकने लगा है। जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जहां IMF जैसे विशाल आर्थिक गलियारे पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर रहे हैं। मध्य पूर्व के पुराने सहयोगी व्यापार में निवेश कर रहे हैं और चीन जैसा सहारा भी धीरे धीरे पीछे हट रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या केवल खोखली वैचारिक बयानबाजी के सहारे कोई परमाणु संपन्न देश लंबे समय तक अपना वजूद बचाए रख सकता है? ये यकीनन नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। ये भविष्य की एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। शुरुआत में हमने उस बालकनी वाले पड़ोसी का उदाहरण लिया था। आज की कूटनीतिक सच्चाई यही है कि अगर आप सिर्फ बालकनी से चिल्लाते रहेंगे तो एक दिन नीचे सड़क पर कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं बचेगा। सब आगे निकल चुके होंगे। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही। चीजों की गहराई में जाते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।